Hello everyone. So now we are going to revise and understand the chapter of time of supply under GST. Okay, again a very important topic for CA Inter, CMA Inter and okay kind of topic for CA final, CMA final. ठीक है. बट प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूजेज आपको रेगुलर होगा, तो ये चैप्टर को एकदम ध्यान से सुनना, अंडरस्टैंड करना. अब टाइम ऑफ सप्लाई का जो मीनिंग है वो मैं पहले आप लोग को यहाँ पर बता दूं. उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या है. टाइम ऑफ सप्लाई. अभी आप सभी को पता है कि अगर कोई एक्टिविटी हो रही है, चाहे वो सप्लाई ऑफ गुड्स हो, चाहे फिर वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो, तो यहाँ पर ना बहुत सारे इवेंट्स एसोसिएटेड होते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर मैं सप्लाई ऑफ सर्विसेज की बात करूँ, ठीक है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, देन इन दैट केस कितने इवेंट्स होंगे वहां पर? कमेंसमेंट ऑफ सर्विस, कंप्लीशन ऑफ सर्विस, पेमेंट रिसीव्ड डेट, इनवॉइस डेट, पार्ट पेमेंट डेट. ठीक है, तो ये बहुत सारे इवेंट्स वहां पर होते हैं. तो टाइम ऑफ सप्लाई का जो मेन पर्पस है, इट इज टू डिफाइन अ पॉइंट एट विच गवर्नमेंट विल गेट इट्स रेवेन्यू. ठीक है, व्हेन द लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन ट्रिगर्स और अराइजेस इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ सप्लाई. ठीक है. जीएसटी के टाइम ऑफ सप्लाई का मीनिंग क्या है? जीएसटी में टाइम ऑफ सप्लाई का मीनिंग ये है कि डेट ऑन विच डेट ऑन विच liability to pay GST arises. Liability to pay GST arises. अभी जिन लोग को जीएसटी लॉ ऑलरेडी पता है, वो लोग क्या बोलेंगे? 20 तारीख ऑफ एवरी नेक्स्ट मंथ इज द लायबिलिटी डेट. नहीं, ऐसा नहीं है. ठीक है. हम लोग यहाँ पर पेमेंट का ड्यू डेट नहीं निकाल रहे. हम लोग यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं? लायबिलिटी जिस दिन अराइज हुआ वो डेट यहाँ पर हम लोग निकालने वाले हैं. ठीक है. एक एग्जांपल देता हूँ. अगर आपने 1 अप्रैल को कुछ गुड्स परचेस किया, ठीक है, ये एग्जाम्पल जो टाइम ऑफ सप्लाई का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है, ये आपको मीनिंग बताने के लिए एग्जाम्पल ये. अगर 1/4 को आपने गुड्स का परचेस किया एंड आपने पार्टी को प्रॉमिस किया कि मैं पेमेंट करूंगा 25 मई को, ठीक है, तो आपका लायबिलिटी अराइज कब हुआ? कहने से आपका लायबिलिटी अराइज हुआ 1 अप्रैल को, बट 25 मई इज द पेमेंट ड्यू डेट. 25 मई इज द पेमेंट ड्यू डेट. ठीक है, ये लायबिलिटी अराइज होने का डेट है एंड 25 मई इज द पेमेंट ड्यू डेट. तो उसी तरीके से जीएसटी में है. जीएसटी में टाइम ऑफ सप्लाई जो होगा, फॉर एग्जांपल अप्रैल मंथ, ठीक है, अप्रैल मंथ में फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स किए अलग अलग डेज पर, तो ये सबका टाइम ऑफ सप्लाई है वो इंडिविजुअल डेट्स है. दिस इज द टाइम ऑफ सप्लाई. इंडिविजुअल डेट्स टाइम ऑफ सप्लाई होंगी, पर इन सारे टाइम ऑफ सप्लाई का पेमेंट कब किया जाएगा? इन GSTR 3B ऑफ अप्रैल विच विल बी फाइल्ड बाय 20 मई. समझ में आ रहा है? तो ये जो पर्टिकुलर डेट है कि कौन से दिन पर लायबिलिटी अराइज हुआ, ये डेट निकालने के लिए टाइम ऑफ सप्लाई का प्रोविजन समझना इंपॉर्टेंट है. आ रहा है समझ में? क्लियर है क्या? तो टाइम ऑफ सप्लाई मतलब टाइम नहीं है, वो डेट है. ठीक है, इट इज अ डेट. ऐसा डेट जिस दिन पर किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को जीएसटी लायबिलिटी अराइज होने का डेट है. ठीक है, जीएसटी लायबिलिटी अराइज होगा, वो लायबिलिटी को पे करने का डेट क्या रहेगा? उस मंथ के 3B तक. ठीक है, दैट इज द ड्यू डेट. ड्यू डेट ऑफ 3B इज द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट. क्लियर है पॉइंट? ओके. So now let us understand the brief overview of this chapter and then we will understand in detail. अभी ये चैप्टर में हम लोग को गुड्स के लिए अलग टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस मिलेंगे, ठीक है, एंड सर्विस के लिए अलग से टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस मिलेंगे. गुड्स के लिए अलग, सर्विस के लिए अलग. ओके, गुड्स के लिए अलग है एंड सर्विस के लिए अलग है. इसीलिए शेड्यूल 2, ठीक है, सप्लाई का चैप्टर शेड्यूल 2, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लासिफाई वेदर एन एक्टिविटी इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस. क्योंकि गुड्स होगा तो अलग टाइम ऑफ सप्लाई का प्रोविजंस लगेगा, सर्विस होगा तो अलग टाइम ऑफ सप्लाई का प्रोविजंस लगेगा. अगर गुड्स होगा तो इसके अंदर अगेन 3 केसेस है. फॉरवर्ड चार्ज, सेकेंड केस इज रिवर्स चार्ज एंड थर्ड केस इज कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स. ठीक है, देखो ये जो हमने यहाँ पर फ्लो चार्ट बनाया है ये सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए, सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए. सर्विस में भी अगेन सेम, फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज एंड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस. अब फॉरवर्ड चार्ज गुड्स का मीनिंग क्या हुआ? अगर मैंने आपको गुड्स बेचा है, मैं जीएसटी चार्ज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो जीएसटी मैंने चार्ज किया है
वो मुझे गवर्नमेंट को पे करने का लायबिलिटी अराइज कब हुआ, ये हम लोग समझ रहे हैं इन गुड्स फॉरवर्ड चार्ज। ठीक है, गुड्स रिवर्स चार्ज। ठीक है, देर आर सम गुड्स विच आर लायबल टू टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। कौन से गुड्स आरसीएम में है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये सिर्फ सीएमए फाइनल एंड सीएमए इंटर, ये दो सिलेबस में है, सीए फाइनल सीए इंटर में नहीं है। ओके, कौन से गुड्स आरसीएम में है ये नहीं है, समझ में आ रहा है, लेकिन गुड्स का जो आरसीएम का प्रोविजन है दिस इज देयर इन द सिलेबस। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने टोबैको परचेस किया, अभी टोबैको के ऊपर एग्जांपल आरसीएम है, सो इन दिस केस जो भी रिसिपिएंट होगा उस रिसिपिएंट को गवर्नमेंट को, ठीक है, इस आरसीएम का लायबिलिटी पहुंचा, इस आरसीएम का लायबिलिटी पे करने का लायबिलिटी कब अराइज हुआ ये हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, आरसीएम लायबिलिटी कब पे करना है, कब अराइज हुआ, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं। नेक्स्ट इज कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, ये हम लोग अप्रोप्रिएट टाइम पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज सर्विस का फॉरवर्ड चार्ज। अगर मैं सर्विस दे रहा हूँ, मैं जीएसटी चार्ज कर रहा हूँ, तो जो जीएसटी मैं चार्ज कर रहा हूँ वो जीएसटी पे करने का लायबिलिटी कब अराइज हुआ, ये हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। आरसीएम का सर्विसेज, इसमें अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ये दो पार्ट क्या है वो हम लोग बाद में समझेंगे। आरसीएम का सर्विसेज मतलब जो 16 सर्विसेज था, याद आ रहा है, जीटीए, ठीक है, लॉयर, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, स्पॉन्सरशिप, गवर्नमेंट, डायरेक्टर, तो ये जो 16 सर्विस है इसमें जो रिसिपिएंट को जीएसटी पे करना है, तो रिसिपिएंट का लायबिलिटी कब ट्रिगर होगा, कब अराइज होगा, ये हम लोग इस पार्ट में सीखेंगे। एंड द लास्ट वन इज कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस, ये अप्रोप्रिएट टाइम पर पढ़ेंगे। उसके बाद सम स्पेशल केसेस हम लोग देखेंगे। ठीक है, स्पेशल केसेस विच आर कॉमन फॉर गुड्स और सर्विसेज, विच आर कॉमन फॉर गुड्स और सर्विसेज, दोनों के लिए कॉमन रहेगा। ये तीन केसेस रहेंगे यहाँ पर, वाउचर, लेट पेमेंट एंड रेसिडुअल। ठीक है, और लास्ट में चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स पढ़ेंगे। ये सिर्फ सीए फाइनल, सीए में फाइनल एंड सीए में इंटर को है, दैट इज सीए इंटर को नहीं है। क्लियर, ये सेक्शन 14 है, ये सेक्शन 12, ये सेक्शन 13 एंड ये सेक्शन 14, ऐसे तीन सेक्शन है। सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन है, सेक्शन 12, 13 एंड 14। आया समझ में, एक ब्रॉड ओवरव्यू क्लियर। अभी हम लोग चार्ट के थ्रू समझते हैं कि फॉरवर्ड चार्ज गुड्स, रिवर्स चार्ज गुड्स, इसमें टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है। ठीक है, ये देखो बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया। अब नॉर्मल सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है, इसमें आपको सिंपल याद रखना है, डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। मतलब मैंने गुड्स आपको बेचा है, फॉरवर्ड चार्ज में लायबल हूँ, मतलब मुझे जीएसटी चार्ज करना है एंड देन पे करना है। ओके, तो यहाँ पर टाइम ऑफ सप्लाई हम लोग ढूंढ रहे हैं कि व्हाट विल बी द एग्जैक्ट डेट जिस दिन सप्लाई हुआ ये माना गया। ओके, द एग्जैक्ट डेट वुड बी डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इनवॉइस का मीनिंग क्या है, जो दिन आपने इनवॉइस बनाया। व्हाट इज लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस, जो लॉ ने बोला है। ठीक है, आपने बनाया वो आपके हिसाब से, अब लॉ बोल रहे हो तो लॉ के हिसाब से, तो यहाँ पर लॉ के हिसाब से डेट क्या होगी ये हम लोग सीखेंगे अभी। ठीक है, ये सेक्शन 31 में लिखा है। अगर आप गुड्स बेच रहे हो तो यहाँ पर अगर गुड्स बेचने में मूवमेंट इन्वॉल्व है, ठीक है, इफ मूवमेंट इज इन्वॉल्व, मतलब आपको गुड्स सेल करने के लिए गुड्स को सेंड करना पड़ेगा। ठीक है, गुड्स को अगर आपको बेचना है तो गुड्स को भेजना पड़ेगा, जैसे मूवमेंट इन्वॉल्व है। तो मूवमेंट इन्वॉल्व है उस केस में क्या रहेगा, जब भी आपके फैक्ट्री से या फिर गोडाउन से गुड्स का रिमूवल होता है, रिमूवल, तो रिमूवल तक आपको बनाना है, दैट इज द लास्ट डेट। ठीक है, दैट इज द लास्ट डेट। एंड अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, ऐसा कौन सा केस हो सकता है, ऐसा हो सकता है इन द केस ऑफ फाइनेंस लीज, जब आपको गुड्स मिल गए, ओके, जब आपका आपके पास ओनरशिप आने वाला है, इन सच केस गुड्स का मूवमेंट तब नहीं होने वाला, तब सिर्फ ओनरशिप ट्रांसफर होगी विदाउट मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो इस केस में आप लोग को क्या देखना होगा, इसमें मूवमेंट देखना है। ठीक है, दैट इज डिलीवरी, डिलीवरी देखना है आपको। ठीक है, मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो डिलीवरी। If supply involves movement of goods, then removal. If supply does not involve movement of goods, then it is delivery. Delivery or making available thereof. Clear है? This is the last date. So date of invoice or last date to issue invoice, whichever is earlier. What is the last date? If supply involves movement of goods, then it is removal. If supply does not involve movement of goods, it is delivery. Clear है? ठीक है. Next. Next is goods sent on सेल और अप्रूवल बेसिस। ठीक है, मतलब अगर मैंने आज आपको गुड्स भेजा है, मैंने आपको बोला कि आप आपके गोडाउन में या फिर जो भी आपका डेपो है वहां पर आप रखो इन गुड्स को। ठीक है,
अगर आपको डिमांड मिलती है, दैट इज आपको सेल ऑर्डर्स मिल रहे हैं, तो आप रख लेना उसको, अदरवाइज मुझे वापस दे देना। तो यहाँ पर जब मैंने गुड्स किसी दुकानदार को भेजा है, तब सप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि दिस इज अ ट्रांजेक्शन ऑफ सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। ठीक है, तो जब वो अप्रूव करेगा तभी तो सप्लाई होगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट बोलती है कि इन सच केस दैट इज सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई? टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? एकदम सेम, डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। बट यहाँ पर डिफरेंट क्या है? यहाँ पर डिफरेंट होगा लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस। ठीक है, लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस वुड बी 6 months फ्रॉम रिमूवल। ओके, 6 months फ्रॉम रिमूवल मतलब आपने जब गुड्स भेजा उधर से 6 महीना, और उस पार्टी का जब आपको एक्सेप्टेंस मिला विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, यहाँ पर देखो, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, दैट इज एक्सेप्टेंस, और 6 months फ्रॉम रिमूवल विच एवर इज अर्लियर। तो तब तक आपको इनवॉइस बनाना है। ओके, एंड डेट ऑफ इनवॉइस एंड लास्ट डेट को कंपेयर करना है, तो आपको टाइम ऑफ सप्लाई मिलेगा विच एवर इज अर्लियर का। उसके बाद देखेंगे हम लोग रिवर्स चार्ज गुड्स। मतलब कुछ गुड्स मैंने खरीदा है जिसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल है। कौन से गुड्स पे एप्लीकेबल है वो सिलेबस में सीए इंटर सीए फाइनल को नहीं है। आरसीएम के गुड्स में अपने को तीन कंडीशंस देखना है। ठीक है, तीन पॉइंटर्स देखना है। सबसे पहला, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, आपको गुड्स कब मिले हैं। ओके, उसको हम लोग कंपेयर किससे करेंगे? हम लोग कंपेयर करेंगे डेट ऑफ पेमेंट से। ठीक है, डेट ऑफ पेमेंट से। अब पेमेंट मतलब क्या? बुक्स और बैंक विच एवर इज अर्लियर, जो दिन रिसिपिएंट ने पेमेंट रिकॉर्ड किया, या फिर जो दिन एक्चुअल बैंक से कटा, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, एंड लास्ट वन इज 31st डे फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस डेट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सप्लायर के इनवॉइस से 31st डे गिनना है। ठीक है, सप्लायर के इनवॉइस से 31st डे गिनना है। समझ में आया? तो ये तीनों में से विच एवर इज अर्लियर वुड बी द टाइम ऑफ सप्लाई। एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूँ, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट और 31st डे फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस डेट। इन तीनों में से विच एवर इज अर्लियर वुड बी द टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, आगे, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। कंटिन्यूस सप्लाई गुड्स, अभी ये कंटिन्यूस सप्लाई का मीनिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल, गैस। ठीक है, दैट इज सीएनजी हो गया, या फिर कोई भी गैस, एलपीजी गैस हो गया। तो ये जो एलपीजी गैस हो गया, सीएनजी गैस हो गया, इसका लाइन रहता है, मालूम है आपको? तो जो गैस वगैरह आता है, ओके, तो वो कंटिन्यूस सप्लाई होता है। ऐसा नहीं है कि एक टेंजिबल फॉर्म में आपको दिख गया, इतना क्वांटिटी में डिविजिबल है, ऐसा नहीं है वो। ठीक है, इट इज बेसिकली कंटिन्यूस सप्लाई। तो ऐसे केस में क्या होता है, इसके ऐसे केस में टाइम ऑफ सप्लाई थोड़ा सा अलग है। ठीक है, हम लोग ये नोट पैड पे समझेंगे। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। अभी इसमें टाइम ऑफ सप्लाई तो एकदम सेम है। ठीक है, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस। ठीक है, लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस विच एवर इज अर्ली। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है? लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस, लास्ट डेट वुड बी सक्सेसिव स्टेटमेंट और सक्सेसिव पेमेंट एज द केस में बी, सक्सेसिव पेमेंट एज द केस में बी। ठीक है, अभी सक्सेसिव स्टेटमेंट एंड सक्सेसिव पेमेंट का मीनिंग क्या होता है ये समझते हैं। अभी फॉर एग्जांपल, महानगर गैस। ठीक है, अब महानगर गैस जो गैस का लाइन लगा के गए आपके घर पे, ठीक है, अब इन लोग का जो बिलिंग है दैट इज मंथली। ठीक है, मंथली बिलिंग एंड मंथली पेमेंट, मंथली पेमेंट। तो यहाँ पर सक्सेसिव स्टेटमेंट दैट इज कि आपने रोज के रोज कितना यूज किया, ठीक है, वो पूरा स्टेटमेंट आपको पूरे महीने का एक साथ मिलेगा। तो इट इज कॉल्ड एज सक्सेसिव स्टेटमेंट। एंड सक्सेसिव पेमेंट का मतलब, आप, सक्सेसिव पेमेंट का मतलब क्या होता है कि एक पीरियोडिकल इंटरवल पर पेमेंट होगी। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर मंथली स्टेटमेंट है, मंथली स्टेटमेंट है मतलब कि हर महीना 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 आपको स्टेटमेंट मिलता है कि आपने इतना इतना गैस का कंजम्पशन किया। एंड वो लोग आपको बोलते हैं कि क्वार्टरली, क्वार्टरली तीनों महीनों का एक साथ पेमेंट करो। ठीक है, ऑल द 3 मंथ्स का पेमेंट आपको एक साथ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर पेमेंट इज क्वार्टरली एंड स्टेटमेंट इज मंथली। ठीक है,
तो यहाँ पर सक्सेसिव स्टेटमेंट लिया जाएगा, दैट इज हर मंथ जब हम स्टेटमेंट भेजते हैं तब उस स्टेटमेंट के साथ हमको इनवॉइस भी भेजना पड़ेगा। ओके, लेकिन अगर इसका अपोजिट केस होता, अपोजिट केस मतलब अगर पेमेंट मंथली है, ठीक है, मंथली 1 लाख फिक्स है, पेमेंट इज 1 लाख 1 लाख 1 लाख फिक्स, ओके, एंड डिफरेंशियल अमाउंट इज आफ्टर द क्वार्टरली स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ पर क्या होएगा, अगर समझो अप्रैल मई जून ये 3 मंथ्स है, तीनों महीने में आपने क्या किया, 1 लाख 1 लाख 1 लाख का पेमेंट कर दिया, ठीक है। अब सप्लायर क्या बोलता है, इन तीनों क्वार्टर का मैं आपको स्टेटमेंट एक साथ दूंगा, ठीक है, स्टेटमेंट एक साथ दूंगा। इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट मतलब कि ये तीनों महीनों में आपने एक्चुअल कंजम्पशन कितना किया, से 3,20,000 रुपीज का किया, ठीक है। तो स्टेटमेंट 3,20,000 का आएगा, अभी इनवॉइस भी 3,20,000 का ही आएगा, लेकिन आपने पेमेंट कितना किया है, सिर्फ 3 लाख का पेमेंट किया, तो 20,000 क्या है, डिफरेंशियल। सर 20,000 आपका डिफरेंशियल है। ओके, तो यहां पर क्या होता है, 1 लाख 1 लाख 1 लाख इज कॉल्ड एज सक्सेसिव पेमेंट, सक्सेसिव पेमेंट। तो जब भी आप 1 लाख रुपया पे कर रहे हो सप्लायर को, तब सप्लायर ने आपको इनवॉइस देना है इस 1 लाख रुपए का, ठीक है, इस 1 लाख 1 लाख 1 लाख का, समझा। एंड जो 20,000 है, ये 20,000, तो ये फाइनलाइज कब हुआ, एट द डेट ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट के दिन पर ये 20,000 फ्रीज हुआ, तब तक तो नहीं पता था ना। तो जब भी स्टेटमेंट इशू हुआ, दैट वुड बी द लास्ट डेट फॉर दिस 20,000, ठीक है, दैट वुड बी द लास्ट डेट फॉर दिस 20,000, फॉर लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस। ओके, एक डेट के साथ एग्जांपल लेते तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। एग्जांपल, 5 मई, 5 जून एंड 5 जुलाई, ठीक है, ये 3 डेट्स पर क्या होने वाला है, पेमेंट होने वाला है 1 लाख 1 लाख 1 लाख का, ठीक है। अभी ये तीनों महीने में, दैट इज अप्रैल मई जून, ये अप्रैल क्यों लिख रहा हूँ, अप्रैल महीने में जो कंजम्पशन किया उसका पेमेंट 5 मई, मई महीने में जो कंजम्पशन किया उसका पेमेंट 5 जून, जून महीने में जो किया उसका पेमेंट 5 जुलाई, ठीक है। तो टोटल आपने 3 लाख का पेमेंट अब तक कर लिया, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर बीच में कहीं तो, दैट इज 3 जुलाई को, 3 जुलाई को इनवॉइस आया 3,20,000 का, ठीक है, एंड आपने से 17 जुलाई को 20,000 का पेमेंट किया, ठीक है, ऐसा करके आपने 3,20,000 का पेमेंट किया। अभी टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, सबसे पहला चीज आपको आइडेंटिफाई ये करना है कि क्या ये कंटिन्यूस सप्लाई है, यस है, क्वेश्चन में दिया होगा। उसके बाद आपको ये चेक करना है कि क्या ये सक्सेसिव स्टेटमेंट वाला केस है कि सक्सेसिव पेमेंट वाला है। तो यहाँ पर पेमेंट रेगुलर हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर पेमेंट रेगुलर हो रहा है, सो दिस वुड बी द केस ऑफ सक्सेसिव पेमेंट। ओके, तो यहाँ पर टाइम ऑफ सप्लाई क्या लिखेंगे, डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ पर 3/7 को इनवॉइस भी आया है, स्टेटमेंट भी आया है, ठीक है, 3/7 को स्टेटमेंट भी है, इनवॉइस भी है, ऐसा आप लोग अजम्पशन लो। डेट ऑफ इनवॉइस, व्हाट इज द डेट ऑफ इनवॉइस, 3 जुलाई, अप्रैल की बात कर रहा हूँ, 3 जुलाई। व्हाट इज द लास्ट डेट, जब भी पेमेंट किया, ठीक है, सक्सेसिव पेमेंट है, तो जब भी पेमेंट होगा तब इनवॉइस बनाना चाहिए था, तो 5 में, विच एवर इज अर्लियर, 5 में, फॉर 1 लाख रुपीज। ओके, नेक्स्ट, डेट ऑफ इनवॉइस अगेन 3 जुलाई, व्हाट इज द लास्ट डेट, लास्ट डेट इज 5 जून, विच एवर इज अर्लियर, 5 जून, दिस फॉर सेकेंड 1 लाख। ओके, अब आगे 3/7, और लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, 5 जुलाई। ओके, 5 जुलाई, विच एवर इज अर्लियर, 3rd जुलाई, ठीक है, 3rd जुलाई को पेमेंट हुआ, 3rd जुलाई को आपका इनवॉइस जाना चाहिए था, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, अभी ये जो 20,000 है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, ये 20,000 की बात कर रहे हैं, डेट ऑफ इनवॉइस 3rd जुलाई। ओके, लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस, ये अमाउंट फ्रीज कब हुआ, दिस अमाउंट वाज फ्रीज्ड ऑन द डेट ऑफ स्टेटमेंट। ओके, तो ऑब्वियसली यहाँ पर 3 जुलाई ही आएगा, एंड विच एवर इज अर्लियर करेंगे, कोई भी ले लो, ये भी लो, ये भी लो, कोई भी इशू नहीं। ओके, तो यहाँ पर टाइम ऑफ सप्लाई कैसे आएगा, 1 लाख के लिए 5 में, 1 लाख के लिए 5 जून, एंड 1,20,000 के लिए, ठीक है, 1,20,000 के लिए 3 जुलाई, गेटिंग द पॉइंट।
तो इस तरीके से आपको टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना होता है इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। ओके, तो डिटेल डिस्कशन हो चुका है यहाँ पर। एक बार मैं वापस से ओवरव्यू दे रहा हूँ। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। व्हाट इज लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस? सक्सेसिव पेमेंट और सक्सेसिव स्टेटमेंट एज द केस मे बी। ओके, ये हो गया। आगे, सर्विस फॉरवर्ड चार्ज। सर्विस फॉरवर्ड चार्ज मतलब मैंने सर्विस दिया, जीएसटी चार्ज किया। अभी यहाँ पर डिपेंड ये करता है कि क्या मेरे सर्विस देने से विद इन द टाइम लिमिट इनवॉइस इशू कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, मैं यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पे दिखा रहा हूँ। अगर इनवॉइस टाइम लिमिट के अंदर इशू हुआ, ठीक है, विद इन द टाइम लिमिट, अगर इनवॉइस टाइम लिमिट के अंदर इशू किया तो टाइम ऑफ सप्लाई वुड बी इनवॉइस डेट और रिसीट ऑफ पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर। ओके, अगर इनवॉइस टाइम लिमिट में इशू किया। अब टाइम लिमिट क्या है? जनरली इट इज 30 days फ्रॉम कंप्लीशन ऑफ सर्विस। ठीक है, फ्रॉम कंप्लीशन ऑफ सर्विस, फ्रॉम कंप्लीशन। अभी यहाँ पर आधे स्टूडेंट बोलते हैं कमेंसमेंट, नहीं कमेंसमेंट नहीं है, इट इज कंप्लीशन। कंप्लीशन से आपको देखना है, कंप्लीशन से आपको देखना है 30 days। ओके, एंड इन केस ऑफ बैंक एनबीएफसी आप लोग को 45 days मिलेगा। बैंक एनबीएफसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, तो इन लोग को एंड इंश्योरेंस कंपनीज, इन लोग को 45 days मिलेगा। ओके, फ्रॉम कंप्लीशन। आया समझ में? ठीक है, 30 days फ्रॉम कंप्लीशन, यहाँ पर 45 days फ्रॉम कंप्लीशन। अभी 30 days में अगर आपने इनवॉइस इशू किया तो आई आर विच एवर इज अर्ली, दैट इज इनवॉइस डेट और रिसीट ऑफ पेमेंट डेट विच एवर इज। अगर आउट ऑफ टाइम लिमिट है, मतलब कि 30 दिन खत्म हो चुका है, पर फिर भी आपने अब तक इनवॉइस इशू नहीं किया, तो जिस दिन भी सर्विस कंप्लीट हुआ था वो दिन या फिर रिसीट ऑफ पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर वुड बी द टाइम ऑफ सप्लाई। यहाँ पर रिसीट ऑफ पेमेंट का मीनिंग क्या है? बुक्स और बैंक विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, बुक्स और बैंक विच एवर इज अर्लियर। यहाँ पर बुक्स और बैंक, ये बुक्स किसका देखेंगे हम लोग? यहाँ पर सप्लायर का देखेंगे क्योंकि फॉरवर्ड चार्ज है। रिवर्स चार्ज में रिसिपिएंट का देखेंगे, मीनिंग देयर बाय जो भी पर्सन जीएसटी भरने वाला है उसका बुक्स देखना है। ओके, तो सर्विस का फॉरवर्ड चार्ज क्लियर है। 30 दिन में इनवॉइस इशू किया तो आई आर विच एवर इज अर्लियर, नहीं किया तो एस आर विच एवर इज अर्लियर। अब बात करते हैं हम लोग रिवर्स चार्ज की। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज में जैसे यहाँ पर बताया था दो केसेस है। ठीक है, रिवर्स चार्ज में दो केसेस है। सबसे पहला केस, सबसे पहला केस, रिवर्स चार्ज में सबसे पहला केस, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम एसोसिएट एंटरप्राइज, एसोसिएट एंटरप्राइज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। ठीक है, लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, अगर इंडिया के बाहर से। ठीक है, एसोसिएट एंटरप्राइज, एसोसिएट एंटरप्राइज का डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट का लेना है। ठीक है, मतलब ऐसी एंटिटी जिसमें आपका होल्डिंग 26% से ज्यादा है, कंट्रोल है, या फिर कॉमन शेयर होल्डिंग 26% से ज्यादा है, मतलब जो भी है, तो आपको इनकम टैक्स एक्ट देखना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से अगर कोई एसोसिएट एंटरप्राइज है आपकी आउटसाइड इंडिया, उससे अगर आपने कोई सर्विस लिया, तो इन दिस केस पेमेंट डेट, पेमेंट डेट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, पेमेंट डेट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। अब पेमेंट डेट का मतलब क्या है? बुक्स और बैंक विच एवर इज अर्लियर। इन सिंपल वर्ड्स, जो भी दिन आप लोगों ने बुक्स में एंट्री पास किया पेमेंट का, या फिर जो दिन एक्चुअल में पे किया तभी, विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। मुझे पता है कि नोट्स में आप लोग को यहाँ पर इनवॉइस बुकिंग दिया रहेगा। अभी वहां पर इनवॉइस बुकिंग क्यों लिखा है? क्योंकि लॉ में पेमेंट डेट ऐसा नहीं लिखा है। लॉ में खाली लिखा है कि डेट एज एंटर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, जब भी पेमेंट की बात करते हैं तो वो लोग लिखते हैं डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। इसलिए चार्ट्स में एंड नोट्स में आप लोग को क्या दिखेगा? इनवॉइस बुकिंग। लेकिन आईसीआई के सॉल्यूशन में आप लोग को पेमेंट का एंट्री देखना है। ठीक है, पेमेंट का एंट्री बुक्स में देखना है, एंड एक्चुअल में बैंक से पैसा कब कटा है वो देखना है। विच एवर इज अर्लियर वुड बी द टाइम ऑफ सप्लाई। अदर्स, अदर्स केस, अदर्स मतलब इसको छोड़ के, इसको छोड़ के अभी अदर्स में क्या क्या आ सकता है? जो 16 सर्विसेज हमने देखी थी आरसीएम में जिनका टैक्सेबिलिटी होता है, ओके, वो 16 सर्विसेज। अभी उसमें आपको देखना है 61st डे
फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस डेट, ठीक है, 61st डे फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस डेट, और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, 61st डे फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस डेट, ठीक है, मतलब जो दिन सप्लायर का इनवॉइस है उस दिन को छोड़ के गिनना। देखो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि एग्जाम में ना मिस्टेक होता है, एंड आईसीआई जो है वो एक दिन छोड़ के काउंट करता है, ओके, एंड नॉर्मली इट शुड बी इंक्लूडिंग द सप्लायर्स इनवॉइस डेट, बट आईसीआई के सारे आंसर में एक्सक्लूडिंग है, तो आपको एग्जाम में एक्सक्लूडिंग करना है। एक एग्जाम्पल के साथ मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ताकि क्लियर कट समझ में आए। अगर सप्लायर ने इनवॉइस इशू किया अपने को 3 जून को, ठीक है, तो इसके बाद 61st डे क्या होगा, इसके बाद 61st डे क्या होगा, आंसर वुड बी 30 days ऑफ जून -3, ठीक है, सो 27 days जून का, ओके, जुलाई का 31 days, अब तक कितना हो गया, 8 and 5, 58 हुआ, 58 हुआ, 58, अपने को 61st चाहिए, ओके, मतलब 3 दिन हमको ऐड करने पड़ेंगे, सो इट विल बी 61। आया समझ में, क्लियर है क्या? तो 3 दिन ऐड किया मतलब दिस इज द 3rd अगस्त, इज द 3rd अगस्त, तो 3rd अगस्त वुड बी द 61st डे फ्रॉम 3rd जून। आई होप द एग्जाम्पल इज क्लियर, ठीक है। अभी ये जो एग्जाम्पल है वो आपको इधर भी वैलिड रहेगा, जो हमने फॉरवर्ड चार्ज में देखा था 30 डेज, ओके, तो इस तरीके से। तो वहां पर क्या करना है आपको, जो भी आपका सर्विस का कंप्लीशन डेट है उसके बाद से गिनना स्टार्ट करना है। एक एग्जांपल ले लेता हूँ, अगर 5 जून को आपने सर्विस कंप्लीट किया तो यहाँ से 30 डेज आपको अगर गिनना है तो कैसे गिनेंगे, जून का 30 डेज -5, मतलब 25 दिन यहाँ पर हो गया, ओके, जून का 25 दिन हो गया, अपने को 30 डेज चाहिए, तो यहाँ पर 5 जुलाई वुड बी द 30th डे, ठीक है, तो 5 जुलाई तक अगर इनवॉइस इशू हुआ तो आई आर विच एवर इज अर्लियर, नहीं हुआ तो सर्विस कंप्लीशन डेट दैट इज 5 जून और द रिसीट ऑफ पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर। क्लियर पॉइंट, ठीक है। आगे अपना आरसीएम वाला केस हो चुका है, अब बात करते हैं कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज, वेरी इंपॉर्टेंट, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। अब कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होता है, ऐसा सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट जो इनडिविजिबल है, ठीक है, जो इनडिविजिबल है मतलब कि हम लोग उसको बाइफरकेट नहीं कर सकते। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बाइफरकेशन कब कर सकते हैं कब नहीं कर सकते। अगर मैंने आप लोग को बोला कि मैं मंथली एएमसी करूंगा, दैट इज एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, मैं रिपेयर मेंटेनेंस करूंगा, हर महीना एक दिन विजिट करूंगा, ओके, एंड बिल बना के चले जाऊंगा, मतलब चेक करूंगा सबको सब ठीक है, बिल बना के चले जाऊंगा, ये होता है एएमसी कॉन्ट्रैक्ट। एंड दूसरा कॉन्ट्रैक्ट एग्जाम्पल से कंस्ट्रक्शन, ओके, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वाला केस इंडिविजिबल में कवर होगा एंड एएमसी वाला केस डिविजिबल में कवर होगा, क्योंकि एएमसी वाले केस में हम लोग मंथ ऑन मंथ बाइफरकेशन कर सकते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन में मंथ ऑन मंथ इक्वल बाइफरकेशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, हो सकता है अप्रैल मंथ में मेरे लेबर छुट्टी पे थे तो काम डिले हो गया, मई मंथ में सारे लेबर आ गए तो काम थोड़ा फास्ट हो गया, ठीक है, जून मंथ में सीमेंट मेरे को मिला ही नहीं तो वापस काम स्लो हो गया, तो यहाँ पर हो सकता है कि वेरिएशन आए, तो इसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते ऑन एनी सर्टेन बेसिस, ओके, तो इसको हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूस सप्लाई। कंटिन्यूस सप्लाई का और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड 3 महीने से ज्यादा का होना चाहिए, एंड सेकंड पॉइंट पीरियोडिकल ऑब्लिगेशन होना चाहिए। पीरियोडिकल ऑब्लिगेशन मतलब कि हर स्पेसिफिक इंटरवल पे पेमेंट होना चाहिए ऑन अ सर्टेन बेसिस, तो पीरियोडिकल इंटरवल। अब इसमें टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, इसमें टाइम ऑफ सप्लाई है डेट ऑफ, अगर टाइम लिमिट में इन्वॉइस इशू किया, ठीक है, अगर टाइम लिमिट में इन्वॉइस इशू किया विद इन टाइम लिमिट, ओके, विद इन टाइम लिमिट, देन इन दैट केस आई आर विच एवर इज अर्लियर, अगर विद इन टाइम लिमिट नहीं किया तो एस और आर विच एवर इज अर्लियर, ठीक है, सेम। अभी यहाँ पर डिफरेंशिएशन फैक्टर क्या होगा, डिफरेंशिएशन फैक्टर है टाइम लिमिट टू इशू इनवॉइस, ठीक है, अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, एयरपोर्ट बन रहा है, तो उस केस में एयरपोर्ट बनाने वाले सप्लायर को इनवॉइस कब इशू करना है, तो वो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। अगर मान के चलो एल एन टी एयरपोर्ट बना रहा है, ठीक है, फॉर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इन लोग दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, एंड कॉन्ट्रैक्ट का जो टर्म्स है दैट इज पेमेंट का जो टर्म्स है, ठीक है, दैट आर असर्टेनेबल, पेमेंट टर्म्स आर असर्टेनेबल, पेमेंट टर्म्स आर असर्टेनेबल, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि 30 जून को पेमेंट होगा,
कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है 30 सितंबर को पे होगा, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है 31 दिसंबर को पे होगा, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है 31 मार्च को पे होगा। ठीक है, 4 दिन फिक्स मेंशन किया हुआ। तो यहाँ पर L&T को जब पैसा मिलेगा, दैट इज एयरपोर्ट अथॉरिटी पे करेगा, तो L&T को इनवॉइस कब कब बनाना है? 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर एंड 31 मार्च। ठीक है, पेमेंट का ड्यू डेट्स अगर असर्टेनेबल है, तो व्हाट इज द टाइम लिमिट टू इशू इनवॉइस? इट इज ड्यू डेट ऑफ सच पेमेंट। ओके, ड्यू डेट ऑफ सच पेमेंट। अगर ड्यू डेट में इनवॉइस इशू किया तो IR विच एवर इज अर्लियर, ड्यू डेट में इनवॉइस इशू नहीं किया तो लास्ट डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस, दैट इज एस। ठीक है, यहाँ पर एस माना जाएगा इसको। तो एस का इंटरप्रिटेशन कुछ अलग है। एस का इंटरप्रिटेशन वुड बी लास्ट डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है, एज पर दिस। तो विच एवर इज अर्लियर वुड बी टाइम ऑफ सप्लाई। अगर पेमेंट का टर्म्स नॉट असर्टेनेबल, नॉट असर्टेनेबल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट में पेमेंट का टर्म्स ही नहीं है। ठीक है, एडहॉक पेमेंट्स है। तो इन दैट केस एक्चुअल पेमेंट जब भी मिलेगा तब इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। ओके, थर्ड पॉइंट, अगर पेमेंट इज लिंक्ड टू कंप्लीशन ऑफ इवेंट, इफ पेमेंट इज लिंक्ड टू कंप्लीशन ऑफ इवेंट, मतलब अगर 20% काम हुआ तो 20% पैसा मिलेगा, 50% काम हो गया तो ऊपर का 30% मिलेगा, और अगर पूरा काम हो गया तो ऊपर का 50 मिलेगा। तो इस तरीके से स्लैब है, 20% पे 20% का पैसा, 50% पर ऊपर के 30% का पैसा, एंड पूरा काम होने पर जो डिफरेंशियल 50 बचा है वो। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जब जब ये 20% का काम हुआ तब तब, ठीक है, जब भी ये 20% का काम होगा तभी आपको इस 20% का इनवॉइस बनाना होगा। जब भी आपका ऊपर का 30% का काम हुआ तब आपको इस 30% का इनवॉइस बनाना है, एंड जब भी ये पूरा काम हो जाएगा तब आपको 50% का इनवॉइस बनाना है। ठीक है, अगर इनवॉइस बना लिया इस टाइम लिमिट के अंदर, देन दिस डेट और दैट इज इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट, दैट इज रिसीट ऑफ पेमेंट डेट, विच एवर इज अर्लियर वुड बी द टाइम ऑफ सप्लाई। यहाँ पर भी आर का मीनिंग सेम है, बुक्स और बैंक, विच एवर इज अर्लियर, बुक्स देखेंगे सप्लायर का। ओके, गेटिंग द पॉइंट। तो अपना कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस भी हो गया। अभी 3 स्पेशल केसेस देखेंगे। सबसे पहला, वाउचर। ठीक है, अगर आप मैकडी में गए, आप लोग को एक वाउचर मिला, तो वाउचर में अगर लिखा हुआ है कि अगर 7 दिन में आप आओगे तो आपको आलू टिक्की खाने को मिलेगा। ओके, इसका मीनिंग ये होता है कि सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ वाउचर। सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल, मतलब कि जब भी वाउचर मिला तब सप्लायर को मालूम था कि क्या सप्लाई होने वाला है। सो इन दिस केस डेट ऑफ इशुएंस ऑफ वाउचर, दैट इज डेट ऑफ इशुएंस ऑफ वाउचर, जब भी वाउचर आपको दिया गया वो डेट होगा टाइम ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर आप लोग को बोला गया कि 100 रुपीज तक का आप कुछ भी खा सकते हो, तो यहाँ पर सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल। सो इन दिस केस डेट ऑफ रिडम्शन ऑफ वाउचर, ठीक है, डेट ऑफ रिडम्शन ऑफ वाउचर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर है? आगे, लेट पेमेंट के लिए अगर आप लोग को इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, अगर आपका रिसिपेंट लेट पे करता है तो आपको इंटरेस्ट के साथ पे कर रहा है, तो जब भी आपको एक्चुअल में इंटरेस्ट का पैसा मिलेगा, ठीक है, एक्चुअल रिसीट ऑफ कंसिडरेशन, उस दिन को टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। नेक्स्ट इज रेसिडुअल कैटेगरी। ठीक है, रेसिडुअल कैटेगरी। अब रेसिडुअल कैटेगरी मतलब क्या? रेसिडुअल कैटेगरी में आप लोग को यहाँ पर 2 पार्ट में बाइफरकेट करना। अगर आरसीएम की हम बात करें, आरसीएम का मीनिंग ध्यान से समझना। अगर आरसीएम का जो टाइम ऑफ सप्लाई का प्रोविजंस है वो आपने अप्लाई किया, लेकिन आपको टाइम ऑफ सप्लाई उसमें से नहीं मिल रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, कब गुड्स आया पता नहीं। ठीक है, डेट ऑफ पेमेंट, पेमेंट कब किया पता नहीं क्योंकि कैश में किया। 31st डे फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस, सप्लायर कोई इनवॉइस बनाता ही नहीं। तो यहाँ पर आरसीएम के तीनों पॉइंट से हमको टाइम ऑफ सप्लाई नहीं मिल रहा है। तो इस केस में हम लोग किस में जाएंगे? रेसिडुअल कैटेगरी में। तो आरसीएम का रेसिडुअल कैटेगरी क्या कहता है? जब भी रिसिपिएंट अपने बुक्स में सप्लाई को शो करेगा, रिसिपिएंट जब भी बुक्स में इनवर्ड सप्लाई को शो करेगा इन देयर बुक्स, दैट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर? अगर इससे भी नहीं मालूम पड़ रहा है, ठीक है, अगर इससे भी नहीं मालूम पड़ रहा है तो हम लोग यहां पर चलेंगे। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं आरसीएम अदर देन, दिस पॉइंट, ओके, दिस पॉइंट, दिस मेन पॉइंट। या फिर सेकंड वाले में हम लोग कब जा सकते हैं? जब अदर प्रोविजंस, अदर प्रोविजन मतलब फॉरवर्ड चार्ज का मेरे को टाइम ऑफ सप्लाई नहीं मिल रहा है।
ओके, देखो आरसीएम का अगर टाइम ऑफ सप्लाई नहीं मिल रहा है तो पहले हम यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर नहीं मिलेगा तो यहाँ पर जाएंगे। लेकिन अगर फॉरवर्ड चार्ज का टाइम ऑफ सप्लाई नहीं मिल रहा है तो हम लोग यहाँ पर नहीं आएंगे, हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर जाएंगे। ओके, तो फॉरवर्ड चार्ज का या फिर कोई भी दूसरा टाइम ऑफ सप्लाई नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर अदर प्रोविजंस वुड बी अट्रैक्टेड, दैट इज रेसिडुअल वाला, दैट विल बी। अगर पीरियोडिकल रिटर्न फाइल करना है, ओके, पीरियोडिकल रिटर्न मतलब GSTR 3B, अगर आपको पीरियोडिकल फाइल करना है तो उस पीरियोडिकल रिटर्न का ड्यू डेट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। ओके, एंड अगर रिटर्न फाइल नहीं करना है, दैट इज आप अनरजिस्टर्ड हो, तो इस केस में डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स वुड बी द टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो अपना अदर केसेस भी हो गया। अब लास्ट पार्ट है, दैट इज सेक्शन नंबर 14, चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये प्रोविजंस का बेसिक मीनिंग क्या है वो सुन। अगर मान के चलो कि आज मैं आप लोग को सर्विस दे रहा हूँ, आज है 23 अगस्त, आज मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, ठीक है, तब जीएसटी का रेट था 18%। ठीक है, आपने मुझे पेमेंट किया 25 अगस्त को। अब 25 अगस्त को जब आपने पे किया तब जीएसटी का रेट 28 हो गया। ठीक है, मैंने आपको 25 को इनवॉइस बनाया तब भी जीएसटी का रेट 28% था। तो यहाँ पर हम लोग को 18% से बिल बनाना चाहिए कि 28 से, ये सवाल आएगा। ओके, या तो फिर इसका मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना सकते हो। आपने जब पे किया, ओके, तब 18% पे आपने पे किया, लेकिन जब मैं इनवॉइस इशू करने गया तब जीएसटी का रेट 28% था। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए सेक्शन नंबर 14 इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर 14 इज नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज। नॉन ऑब्स्टेंट का मीनिंग होता है कि in case of change in rate of tax, section number 12 and section number 13 would not be applicable, would not be applicable। क्लियर है? अभी यहाँ पर आपको मैं पहले प्रोविजन बताता हूँ। प्रोविजन एकदम सिंपल है। प्रोविजन कैसे याद रखना है? मेजोरिटी विंस। ठीक है, प्रोविजन कैसे याद रखेंगे? मेजोरिटी विंस। कैसे? मान के चलो ये टाइमलाइन है, इस दिन पर रेट चेंज हुआ। ठीक है, यहाँ पर आपने सप्लाई कर दिया था, आपने इनवॉइस भी दे दिया था, पर पेमेंट आपको चेंज इन रेट के बाद में आया। ओके, तो इस केस में मेजोरिटी कहाँ पर है? लेफ्ट हैंड साइड पे। ओके, तो यहाँ पर इनवॉइस के दिन पर जो रेट ऑफ टैक्स होगा उस रेट से इनवॉइस बनेगा। ओके, तो मेजोरिटी हो गया। सेकंड वाला केस, सप्लाई यहाँ पर है, पेमेंट यहाँ पर है, इनवॉइस इधर है, मेजोरिटी कहाँ है? यहाँ पर, तो ये वाला। लेकिन अगर सप्लाई के बाजू में कुछ भी नहीं है, अगर सप्लाई के बाजू में कुछ भी नहीं है, ओके, एस यहाँ पर है, यहाँ पर इनवॉइस है, यहाँ पर पेमेंट है। ठीक है, सो इन दिस केस क्या हो जाएगा? विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों में से, हाँ, इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर वुड बी द टाइम ऑफ सप्लाई। अगर ये अर्लियर है तो ये रहेगा। गेटिंग द पॉइंट? समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पर पी का जो मीनिंग है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, हम लोग पी का मीनिंग अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, लेकिन पहले ये बेसिक चीज समझ में आ गया क्या? कंफर्म कर लो, जो भी मेजोरिटी रहेगा वो टाइम ऑफ सप्लाई रहेगा। ठीक है ना? अभी इसका उल्टा केस भी हो सकता है, जैसे आपने सर्विस बाद में दिया, ठीक है, आपने सर्विस बाद में दिया, इनवॉइस भी बाद में आया, ठीक है, लेकिन पेमेंट पहले हो चुका था जब ओल्ड रेट था। समझ में आ रहा है? पेमेंट पहले हो चुका जब ओल्ड रेट था। सो इन दिस केस मेजोरिटी यहाँ पर है, तो इनवॉइस के दिन पर जो जीएसटी का रेट रहेगा दैट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। ओके, मतलब उस रेट से बिल बनेगा। सेकंड, मेजोरिटी यहाँ पर है, पेमेंट बाद में आया, इनवॉइस पहले बन चुका है, ओके, सर्विस बाद में। सो इन दिस केस पेमेंट जो दिन भी किया गया है, ओके, पेमेंट जो भी दिन किया हुआ है दैट एट दैट रेट इनवॉइस बनाना पड़ेगा। मतलब अगर इनवॉइस पहले बन चुका है तो डेबिट नोट बनेगा डिफरेंशियल के लिए। ओके, और क्रेडिट नोट एज द केस में भी। रेट कम हुआ रहेगा तो क्रेडिट नोट, रेट बढ़ा रहेगा तो डेबिट नोट। अगर सप्लाई के बाजू में कोई भी नहीं, मतलब इनवॉइस पहले बना दिया, पेमेंट भी पहले आ गया, लेकिन रेट चेंज होने के बाद सर्विस मिला आपको, सो इन दिस केस विच एवर इज अर्लियर वुड बी द टाइम ऑफ सप्लाई। समझ में आ गया पूरा? ठीक है, अब एस तो एकदम सिंपल है, सर्विस और गुड्स का कंप्लीशन डेट, मतलब सर्विस कंप्लीशन डेट और गुड्स का रिमूवल डेट। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर आई का मीनिंग क्या है? जो भी दिन हमने इनवॉइस इशू किया, जो भी दिन हमने इनवॉइस इशू किया। ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोग समझेंगे पी का मीनिंग क्या है। पी मतलब पेमेंट।
ठीक है, पी मतलब पेमेंट, रिसीट ऑफ पेमेंट बोल सकते हैं हम लोग। ओके, रिसीट ऑफ पेमेंट, रिसीट ऑफ पेमेंट। अब आपको यहाँ पर क्या चेक करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। अगर चेंज इन रेट के 4 दिन के अंदर अंदर बैंक में पैसा आया है, अगर चेंज इन रेट से 4 दिन में अगर बैंक में पैसा आया है, ओके, तो बुक्स और बैंक विच एवर इज अर्लियर इज योर पी। ठीक है, समझ में आया? लेकिन अगर आपका पैसा चेंज इन रेट के 4 दिन के बाद आ रहा है, चेंज इन रेट के 4 दिन के बाद आ रहा है, तो जो भी दिन एक्चुअली बैंक में पैसा आया होगा वो दिन रहेगा आपका पी। क्लियर पॉइंट? ओके, उसके हिसाब से पी चलेगा। तो पी के हिसाब से ये वाला जो टाइमलाइन बना है वो चलेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि क्लैरिटी मिले। 25 सितंबर को क्या है, 25 सितंबर को सर्विस दी, ठीक है। 27 सितंबर को इनवॉइस इशू किया। ओके, पेमेंट बुक्स में रिकॉर्ड किया, अज्यूम करो 3 अक्टूबर को। ओके, 3 अक्टूबर को बैंक में पैसा मिला हमको 7 अक्टूबर को। ठीक है, 7 अक्टूबर को चेंज इन रेट ऑफ टैक्स हुआ है 1 अक्टूबर को। अज्यूम करना है 2 अक्टूबर इज अ वर्किंग डे। देखो ये जो 4 दिन हमने देखा वो 4 वर्किंग डेज है, तो 2 अक्टूबर को हम वर्किंग मान रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर टाइमलाइन बना लेते हैं। ठीक है, ये चेंज इन रेट ऑफ टैक्स है, दैट इज 1 अक्टूबर। एस कहाँ पर है, यहाँ पर। तो 25/9 अपना सर्विस का डेट है। इनवॉइस कहाँ पर है, वो भी यहाँ पर ही। ओके, 27। अब पेमेंट पी कहाँ पर है, तो पी के लिए हम लोग को क्या देखना है, क्या 4 दिन के अंदर पैसा मिला कि नहीं मिला। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, हमको पैसा 7 को मिला, दैट इज 4 दिन के बाद पैसा मिला है। ओके, तो बुक्स और बैंक विच एवर इज अर्लियर वुड नॉट बी द पी। पी वुड बी एक्चुअल जो दिन अपने को पैसा मिला, दैट इज 7 अक्टूबर। आया समझ में? तो यहाँ पर मेजोरिटी कहाँ पर है, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो इनवॉइस डेट, जो भी दिन इनवॉइस इनवॉइस जो दिन बनाया उस दिन पर जो भी रेट ऑफ टैक्स रहेगा उससे इनवॉइसिंग होगा, टाइम ऑफ सप्लाई उसको माना जाएगा इनवॉइस डेट को। लेकिन अगर ये 7 के जगह पर 4 होता, देखो 4 वर्किंग डेज में इस 4 को इंक्लूड मतलब 1 को इंक्लूड करेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, 4 दिन में पैसा आया है। तो इसमें कैसा बनेगा, पहले हम लोग टाइमलाइन बना लेंगे। ठीक है, एस यहाँ पर है 25, आई यहाँ पर है 27। ओके, अब पी, क्या 4 दिन में पैसा आया, यस आया है। तो बुक्स और बैंक विच एवर इज अर्लियर, तो यहाँ पर बुक्स और बैंक विच एवर इज अर्लियर में 3 अक्टूबर है। सो 3 अक्टूबर इज अवर पी। आया समझ में? यहाँ पर 4 नहीं लेंगे, यहाँ पर 3 लेंगे। अभी यहाँ पर मेजोरिटी अगेन सेम इधर आएगा। ठीक है, सॉरी सॉरी रियली सॉरी, यहाँ पर मेजोरिटी इधर ही ऑब्वियसली। लेकिन मेजोरिटी के केस में जो भी इनवॉइस का डेट रहेगा दैट विल बी द डेट, दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई डेट। ओके, एस के बाजू में जो भी रहेगा वो, एस के बाजू में पी रहेगा तो पी, एस के बाजू में आई रहेगा तो आई। क्लियर है? यहाँ पर भी वही बताया हुआ था, आई पी, यहाँ पर भी आई और पी। आया समझ में? एंड अगर ये तीनों एलिमेंट्स एक ही साइड पे आ जाते हैं, ओके, तो सेक्शन नंबर 14 अप्लाई नहीं होगा, फिर सेक्शन नंबर 12 या फिर 13 लगेगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, अब एक छोटा सा अमेंडमेंट आया था 2 साल पहले टाइम ऑफ सप्लाई में, वो डिस्कस करेंगे इन केस ऑफ टीडीआर एंड एफएसआई। यहाँ पर टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ टीडीआर एफएसआई एंड लॉन्ग टर्म लीज फॉर रेजिडेंशियल और कमर्शियल अपार्टमेंट, इट वुड बी डेट ऑफ इशुएंस ऑफ सीसी और फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर। समझ में? आरसीएम में टैक्सेबिलिटी रहता है इसका, तो जो भी दिन सीसी मिला या फिर फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर वुड बी द टाइम ऑफ सप्लाई। तो उसमें रिवर्स चार्ज में प्रमोटर को जीएसटी पे करना होता है, तो प्रमोटर के पॉइंट ऑफ व्यू ये वाला प्रोविजन इंपॉर्टेंट है। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड विथ अवर इन डेप्थ रिविजन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।